हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। देखिए, मेरी पहली क्लास है बोर्ड पर और मैं आपको 20 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन कराने वाला हूँ सेल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, सेल बोकारो का एग्जामिनेशन है 15 तारीख को, 15 जनवरी को है। बहुत सारे सेंटर बनाए गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन है वो नहीं होगा। देखो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अभी केस चल रहा है, कोविड के केस ज़्यादा निकल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आगे तो होएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर प्लेट सरफेस इन ए 4 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप, इट लाइज इन वर्टिकल प्लेन इन वाटर, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन द प्लेन सरफेस व्हेन इट्स अपर इज हॉरिजॉन्टल। देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए समझना क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीधे। देखिए, फिगर में बना दे रहा हूँ आपको। ये बॉडी है, दिख रहा होगा ना। ये वाटर है। ठीक है, क्या कह रहा है, 4 मीटर वाइड है। ठीक है, यहाँ से लेके ये 4 मीटर है, 4 मीटर वाइड है और यहाँ पे 6 मीटर आपको दे रखा है इसने डीप। 6 मीटर डीप है वाटर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सरफेस पे ये बिल्कुल ये वाटर है। ठीक है, ये वाटर है। अब यहाँ पे इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो जी सेंटर पे होगा। ठीक है, यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, सरफेस से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक के बीच की दूरी जो होगी वो क्या हम मानेंगे, एक्स बार मानेंगे। ठीक है, एक्स बार। और इससे नीचे जो होता है वो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक एच सी पी मान लेंगे। ठीक है, SCP मानते ही हैं, आप सभी को पता है। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बी हमारा हो गया। देखिए, बी हो गया हमारा 4 मीटर, मतलब चौड़ाई हो गई इसकी। और यहाँ पे डीप जो होगा, ठीक है, डायमीटर मानेंगे इसका, वो मानेंगे 6। ठीक है, डी बराबर होगा 6 मीटर। अब यहाँ पे जो वाटर के केस में हम डेंसिटी जो लेंगे वो डेंसिटी लेंगे 1000। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जी जो होगा वो इसमें 9.81 जो हमेशा मानते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए, सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है, टोटल प्रेशर हम निकालेंगे इसमें। देखिए, टोटल प्रेशर निकालेंगे तो क्या होता है, एफ बराबर होता है रो जी ए एक्स बार। ठीक है, रो जी ए एक्स बार होता है। यहाँ पे देखो रो का मान कितना है, रो का वैल्यू जो दे रखा है, डेंसिटी जो दे रखी है 1000 दे रखी है। ठीक है, मतलब अगर नहीं भी दे रखी होगी क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, 1000 मानेंगे वाटर के केस में। ठीक है, अब इंटू जी कितना होता है 9.81 इंटू ए कितना है, अब एरिया हमको निकालना है। देखिए, ये होता है, ये लंबाई हो गई, ये देखो, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई मान लो। तो एरिया जो निकालेंगे हम, एरिया बी इंटू डी कर देंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 तो 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 यहाँ पे लेंगे एंड इनटू एक्स बार। देखिए, ये जो दूरी मानी थी हमने, ये बॉडी से, ये बॉडी की जो ऊपर वाली सरफेस है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी होती है वो एक्स बार मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्स बार जो हो जाएगा वो इतनी आधी, 6 का ही तो हो जाएगा आधा। ठीक है, 6/, आप क्या करोगे, आधा करोगे, 6/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है ना, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, यहाँ तक हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई आप करोगे ना, इसका सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आएगा 706,320 न्यूटन। ठीक है, इतना ये टोटल प्रेशर हो गया। ठीक है, टोटल प्रेशर हो गया। अब दूसरी बात क्या पूछा गया था, दूसरा पूछा गया था आपको सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर का देखिए, सेंटर ऑफ प्रेशर देखिए, HCP फॉर्मूला होता है और ये क्या होता है आपका, IG A x बार प्लस x बार। ठीक है, यही हो गया ना। अब देखिए, यहाँ पे जो
ये जो है ना आई जी, ठीक है, ये आई जी होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो इस केस में हमें पता है बी डी क्यू अपन 12 लेते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे मान लो कोई भी सरफेस है आपका, ये कोई ब्लॉक है, एक्स एक्स बार होता है, ये एक्स एक्स है और ये बाई बाई है, ठीक है। तो ये बी हो गया, ये डी हो गया, तो यहाँ पे एक्स एक्स बार में लेंगे तो बी डी क्यू अपन 12 लेंगे, बी डी क्यू अपन 12, ठीक है। इस तरीके से ये लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बी कितना हो जाएगा अपना, बी देखो 4 दे रखा है, डी कितना है, डी देखो 6 है, तो 6 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 236 और 2 से 16 हो जाएगा, देखो देख लेते हैं, 36 छक्के, हाँ 2 से 16 हो गया, ठीक है। ये साफ कर दे रहे हैं हम, 2 से 16 बाई 12, ठीक है। और 4 तिया 12 ये कर दिया, 3 से ये काटो, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 72 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आई जी जो है वो 72 आ गया, 72 आ गया। अपन एरिया हमको पता है कितना निकाला हमने, एरिया 24 निकाला था, 24 इंटू एक्स बार कितना निकाला है हमने, एक्स बार की जो वैल्यू है देखो 6/2 करेंगे, क्योंकि एक्स बार आधा होता है, तो 6/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये 3 हो गया, प्लस यहाँ पे एक्स बार 3, ठीक है। 24 तिया कितना 72 हो गया, और 3 से 3 कटा, ठीक है, तो 1 आ गया, प्लस ये 3 हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो हमारा जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो 4 निकल के आया है, और यहाँ पे टोटल प्रेशर जो निकल गया रो जी ए एक्स बार। सिंपल ही केस में हम लेंगे जब रेक्टेंगुलर बॉडी दे रखी हो तो रो जी ए एक्स बार, और यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, ठीक है। सिंपल अगर आपको ये फॉर्म दे रखी है, रेक्टेंगुलर बॉडी आयताकार बॉडी दे रखी है, तो आपको आई जी अपन ए एक्स बार प्लस एक्स बार निकालना है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीधे मैं आपको बता दूँ सेल के एग्जामिनेशन में भिलाई में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का अगर कोई भी आएगा तो कर देना आप, ठीक है। अब बॉडी स्पेरिकल शेप में भी होती है और ट्रायंगुलर शेप में भी होता है, तो उसको भी क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया आंसर कौन सा है, देखिए इसमें, देखिए आंसर आपका हो जाएगा 70632, ये बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, तुम आप बताओगे कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर में मतलब क्या ऑप्शन सही रहेगा इसका। देखिए, इनक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में कमी के साथ बढ़ता है। डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में कमी के साथ घटता है। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तापमान पर निर्भर नहीं करता। नन ऑफ दिस। देखिए मैं पूरा फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा अच्छी तरीके से, ठीक है, समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप 2 बबल्स ले लीजिए, तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टेंशन ऑन द सरफेस, ठीक है, टेंशन ऑन द सरफेस, सरफेस टेंशन कहलाता है, सभी पता है। एफ बराबर जो वो सॉरी देखिए सिग्मा बराबर एफ अपॉन एल होता है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। ये तो होगा इसका यूनिट, और फॉर्मूला एफ अपॉन एल होता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन जो होता है, ठीक है, वो किस कारण होता है, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ठीक है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट, देखो छोटे छोटे नोट्स बना लेना। सरफेस टेंशन जो होता है ड्यू टू कोहेसिव फोर्स के कारण होता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ पे क्लियर। अब हम टेम्परेचर की बात करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर क्वेश्चन में बात कर रहा है टेम्परेचर की। देखो टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या करूँगा, सरफेस जो कोहेसिव फोर्स होगा, देखिए कोहेसिव फोर्स जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखिए कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होगा कैसे, देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं आपके सामने, यहाँ पे टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूँ और 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इनके जो बीच जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, देखिए सेम टाइप के मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दोनों एक दूसरे से दोनों एक 2 मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है, वो खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, ठीक है, तो वो कम होगा। आप देखो जैसे मान लो कि पानी को बॉइलिंग करते हो, ठीक है, ये आपके सामने कोई भी बर्तन है, ये मॉलिक्यूल हैं बहुत सारे, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको गर्म किया, ठीक है, गर्म किया तो होगा क्या, इसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लगेगा कुल मिला के, तो यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है।
तो अब बात करेंगे यहाँ सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम टेम्परेचर यहाँ पे घटा रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे घटा रहे हैं, तो देखिए कोएसिव फोर्स क्या होगा, कोएसिव फोर्स जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाए थे कोएसिव फोर्स डिक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे कोएसिव फोर्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सिग्मा जो होगी सरफेस टेंशन वो इंक्रीज हो जाएगी। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो याद रखना। ठीक है, तो सरफेस टेंशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, यहीं पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाएगी। देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखिए टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है ना वो दूर दूर जाएंगे, गर्म करते हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे ना, तो क्या होगा, डेंसिटी का मतलब होगा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ये हैं, देखो मॉलिक्यूल ये है आपके सामने, इतने मॉलिक्यूल है। अब डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि सारे मॉलिक्यूल जो है ना वो पास पास में रख दूँ, ऐसे करके डेंस कर दूँ इसको मैं। ठीक है, ये सारे मैंने इकट्ठे कर दिए तो ये डेंस हो गया, इट मीन्स डेंसिटी हो गई, ये डेंसिटी बढ़ गई इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, और विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, सारे एक ही चीज़ पे हो जाएगा क्लियर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी, अब देखिए कोई भी हनी ले लो, ये हो गया हनी, ये होगी मतलब ये हो गया वाटर आपके सामने WATER। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, शहद की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा। ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इसकी डेंसिटी एज कम्पेयर टू वाटर, मतलब हनी इसकी कम होती है, पता है ना। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं, तो हम विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला फिगर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, इससे क्या हो जाएगा, आपको लिखने में परेशानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, विस्कोसिटी म्यू होती है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी, सॉरी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज का मतलब वो गाढ़ा हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे इसके, तो गाढ़ा तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज होगी विस्कोसिटी। ठीक है, याद क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा था, कोएसिव फोर्स हो गया, सरफेस टेंशन हो गई, सिग्मा सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे डेंसिटी की बात करी थी मैंने। ठीक है, डेंसिटी भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, और विस्कोसिटी होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बात करूँगा मैं तो डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी जब टेम्परेचर में डिक्रीज करूँगा तब, और यहाँ पे विस्कोसिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि देखो टेम्परेचर मैं अगर कम कर रहा हूँ तो मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे, और उसका क्या होगा, फिर उसके बाद जो डेंसिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डेंसिटी बढ़ रही है इस जगह पे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल पास पास में आ रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो विस्कोसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि गाढ़ा हो जाएगा। कोई भी हनी ले लो, हनी को अगर गर्म करोगे, मान लो थोड़ा थोड़ा पतला तो होगा ही। ठीक है, और जैसे ठंड में रख देते हैं तो जम जाता है, जमने का मतलब हो गया वो डेंसिटी बढ़ गई उसकी। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इतना इतना। ठीक है, एक ही बार में आप इसको लिख लो कहीं पे भी, उसको समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता दी हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखते हैं, देखिए क्या है, द हाइट ऑफ विच ए लिक्विड विल राइज इन एन ओपन कैपिलरी ट्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, मुक्त केशिका में एक तरल जिसका ऊंचाई तक बढ़ेगा वह व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो किसके होगा, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एयर प्रेशर, सरफेस टेंशन। बताइए सभी लोग आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, जितना आंसर बता सको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कैपिलरी ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब में जो हाइट होता है, ठीक है, जो हाइट होती है, ये आपका कैपिलरी, ये कोई लिक्विड हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, पतली सी एक कैपिलरी ट्यूब जो इसके अंदर डालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बढ़ जाती है। तो ये हाइट है ना, यहाँ से उसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो हाइट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ठीक है, ये होता है।
ये हो गया, दिख रहा होगा, ठीक है सभी को। अब यहाँ पे क्या है कि हाइट पूछ रहा है, वो क्या कर रहा है, हाइट किन के प्रोपोर्शनल होगी। देखिए हाइट जो है आपको सभी को दिख रहा होगा, हाइट जो प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल मतलब अगर मैं हाइट बढ़ाऊंगा तो ये होगा ना, क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन, ठीक है, ये भी, ठीक है, सरफेस टेंशन वो बढ़ेगा, ठीक है, ये चीज हो गई, सरफेस टेंशन बढ़ेगा, ठीक है, ये चीज हो गई ना, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं अगर हाइट को देखो, हाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, तो h प्रोपोर्शनल 1 डेंसिटी, इस चीज में अभी क्लियर करूंगा, देखो ये चीज हो गई। और यहाँ पे d के, जब h में अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल d हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई। अगर मैं h अगर यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, h अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो सरफेस टेंशन है वो भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि इनवर्सली नहीं, प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे h अगर मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ तो ये डेंसिटी होगी, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है, उल्टा दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे h बढ़ाते हैं, अगर इनवर्सली लिखा हो 1/रो में कुछ 1 में कुछ लिखा हो, यहाँ पे ऐसा सीधा सिंपल है, तो ये वाला अगर पार्ट हम बढ़ाते हैं तो ये वाला ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ सीख लेना। और h यहाँ पे अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, डायमीटर होगा ट्यूब का, वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी, समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूले याद रखना, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सीधी सीधी कोई वैल्यू दे दी जाएगी आपको, और हाइट आपको पूछ ली जाएगी कैलकुलेटर में। देखो जैसे मान लो कि मैं आपको एक वैल्यू दे रहा हूँ, करके तो बताना बाद में, ठीक है, हाइट आपको निकालनी है, और आपको मैं थीटा बराबर दे रहा हूँ 90, ठीक है, और सिग्मा दे रहा हूँ मैं आपको कितना दे रहा हूँ, चलो 100 दे रहा हूँ, ठीक है, सिग्मा 100 हो गया, ठीक है, सिग्मा 100 होगा मीटर, और यहाँ पे रो हो गया वो 1000 हो गया, और जी आपको 9 पॉइंट या फिर 10 रख लेना, ठीक है, और डी इसका ट्यूब का जो डायमीटर है वो 5 है, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको करना ज़रूर है। ये थीटा बराबर जो 90 दे रखा है, सिग्मा दे रखा है 100, और डेंसिटी आपको 1000, और जी 10 दे रखा है, और डी 5। तो इस वाले फॉर्मूले में लगा के आप इसको सॉल्यूशन करना, जितना आंसर आएगा उस कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ठीक है, 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर प्रेशर इंटेंसिटीज एट डिफरेंट पॉइंट ए बी एंड सी एज शोन इन फिगर 1। तो फिगर आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बताना है, ठीक है, क्या होगा, क्या आंसर होगा। तो आपको फिगर बना के दिखा रहा हूँ, आपको वहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका फिगर है, देखिए इसमें वाटर है, 4-5 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स हैं वो हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पॉइंट ये है ए है, ये बी है, और ये सी है, दिख रहा होगा, ठीक है, और ये वाटर है, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर आप देखिए, यहाँ पे देखो हम जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे, जैसे मान लो अगर हम ऊपर से कोई भी चीज़ हम नीचे जा रहे हैं, इसके अंदर पानी के अंदर जा रहे हैं, तो हमारा प्रेशर है ना वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। हाइट का देखो, हाइट के हिसाब से कर रहे हैं, देखो हाइट अगर हम इधर से ले रहे हैं ऊपर से, तो हाइट अगर इधर की साइड में जा रहे हैं, अंदर की साइड में, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हाइट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे हाइट है, ठीक है, हाइट जैसे ले लेंगे, मान लो ये हाइट है h, और हाइट अगर नीचे से देखेंगे कंसिडर करके, तो हाइट अगर नीचे से देखेंगे ऐसे करके ऊपर की तरफ, तो मतलब ये क्या हो रहा है, कम हो रही है ना हाइट। ऊपर से क्या है, हाइट नीचे, हम ऊपर से ही तो नापेंगे कोई हाइट, तो ऊपर से नीचे जाएंगे, तो हाइट जब डिक्रीज कर, यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अंदर की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज होगा यहाँ पे, ठीक है, ये समझना, इसका मतलब ये हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये अंदर की साइड में कर रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज होगा, ये समझना। और हाइट है
इसको हम कम कर रहे हैं, मतलब हाइट ऊपर की तरफ कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ कम करते जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब उल्टा है, और हाइट अगर अंदर की तरफ जैसे हम जाते जाएंगे पानी के अंदर वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखो प्रेशर यहाँ पे C, प्रेशर B और प्रेशर A। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब C पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, B पॉइंट पे मतलब उससे कम होगा, और A पॉइंट पे सबसे कम होगा। जैसे ऊपर हम जाते जाएंगे प्रेशर हमारे ऊपर कम होता जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर इफ द गेज प्रेशर इज 21 बार एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 बार। ठीक है, तो आपको बताना है एक एब्सोल्यूट प्रेशर। देखिए फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन आप देख लेना। देखो पी एब्सोल्यूट जो होता है, पी एब्सोल्यूट जो होता है, पी गेज प्रेशर होता है, गेज प्लस पी एटीएम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसको हमेशा फॉर्मूले को इस तरीके से याद करना है। ठीक है ना, पी एब्सोल्यूट इक्वल टू पी गेज प्लस पी एटीएम प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि पी गेज का मान पूछा जाए। ठीक है, जैसे मान लो पी गेज का मान पूछा जाए तो पी एटीएम। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटीएम हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे भी पूछा जाता है, समझ में आ रहा होगा। तो अब वैल्यू क्या क्या दे रखी है, वैल्यू आपको देखो, आपको गेज प्रेशर दे रखा है 21 बार, इसमें हम करेंगे। ठीक है, ये 21 बार दे रखा है, इस वाले फॉर्मूले में करेंगे। ठीक है, तो पी गेज है वो 21 दे रखा है, प्लस एटीएम प्रेशर दे रखा है आपको कितना 1.013। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, देखो जोड़ते कैसे हैं, 21.000 ऐसे रख लेंगे, और पॉइंट के आगे ही ये 0 1 3 एंड 1 3 1 0 ये 2 2 कितना आ जाएगा 22.103। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला जल्दी से, मतलब देखो मैं आपको आंसर वो बता दूं, जल्दी से हम लोग कर दें। अब ये वाला आने लगा है माइनस वाला, तो ये भी देखना। ठीक है, एटीएम प्रेशर भी पूछ लेता है, तो कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस गेज प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, बोर्ड पे देखना। इस certain liquid has 5 ton mass and occupies 10 meter cube volume. What is the mass density of liquid in kilogram per meter cube? ठीक है, ये क्वेश्चन, एक निर्धारित द्रव्य का द्रव्यमान दे रखा है 5 टन। ठीक है, द्रव्यमान मतलब मास दे रखा है आपको, मास। ठीक है, 5 टन दे रखा है। उसके बाद देखिए घन मीटर मतलब आयतन दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है आपको 10। ठीक है, 10 दे रखा है घन मीटर, ठीक है, मीटर क्यूब। ठीक है, ये दे रखा है आपको। अब ये 5 टन दे रखा है, 5 टन का मतलब होता है 5000। ठीक है, 5000 यहाँ पे किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है आपसे, डेंसिटी पूछी है, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी पूछिए, तो डेंसिटी बराबर होता है क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान बट्टे, लिख दे रहा हूँ हिंदी में। ठीक है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या करेंगे अपन, मास कितना है 5000, वॉल्यूम कितना होगा 10। ठीक है, इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 500। ठीक है ना, 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, ब्रेक इवन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ। तो ब्रेक इवन एनालिसिस आपको पढ़ना है। देखिए
ये इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ब्रेक इवन एनालिसिस जो होता है वो क्या होता है, देखो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है। देखिए क्या होगा इसका आंसर, फिक्स कॉस्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट होगा, ऑपरेशन कॉस्ट होगा। तो इसका मतलब होता है फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस में हम ये स्टडी करते हैं फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट के दोनों की, ठीक है। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और फुल डिटेल में पढ़ना है इसको तो ब्रेक इवन एनालिसिस बाय एमआर की स्टडी डालना, तो फुल डिटेल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, एंथैल्पी इज ऑफ ए सिस्टम एट एंड इट्स यूनिट इज। तो क्या होगा, एंथैल्पी का जो यूनिट होने वाला है वो क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्लोजूल, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए एंथैल्पी जो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एंथैल्पी एंथैल्पी का फॉर्मूला जो होता है H बराबर U प्लस PV होता है। मतलब क्या होता है, ऐसे भी लिख के आता है कि सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ऐसा भी लिख के आता सीधे सीधे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। एंथैल्पी क्या हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगी, ठीक है। और एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टी जो होती हैं वो मास पे डिपेंड करती हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, डिपेंड ऑन मास, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगी कि क्या है, तो एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड मास पे डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम हो गया, एग्जांपल देखो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। मास हो गया, एंथैल्पी हो गई, मास H एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो जाएगी और एंट्रोपी हो जाएगी। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, S बराबर Q/T होता है, ठीक है। ये डी क्यू अपॉन टी होता है यहाँ पे एंट्रोपी का, ये एंट्रोपी है, ठीक है, एंट्रोपी का। तो इतनी चीज़ हो गई यहाँ पे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पता चल गई, डिपेंड मास पे डिपेंड करती हैं, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, वॉल्यूम, मास, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी। एंट्रोपी का फॉर्मूला बता दिया मैंने, डी/Q/T, ठीक है। जैसे टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते जाते हैं यहाँ पे तो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ये एंट्रोपी जो है वो टेम्परेचर का एक फंक्शन है। तो ये चीज़ हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ आगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो ये किस पे डिपेंड होती है, ये इंडिपेंडेंट ऑन मास। देखो इन मतलब इंडिपेंडेंट ऑन मास, ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ऐसे करके याद कर लो, मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। कौन कौन सी, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर हो गया P, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी K, विस्कोसिटी हो जाएगा एंड डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ना वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं जो इंडिपेंडेंट मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। इतनी चीज़ हो गई। तो ये डाटा है ना वो ध्यान रखना ध्यान से। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रियल थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे क्या होगा। देखिए थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए तो यहाँ पे जो एंट्रोपी है मैंने अभी बताया था, एंट्रोपी S बराबर DS बराबर dQ/T, ठीक है। ये फॉर्मूला एंट्रोपी का हमेशा याद रखना यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, एंट्रोपी का डिग्री ऑफ रैंडमनेस करके कुछ डेफिनेशन है इसकी, वो ध्यान रखना, मैं इसको बता दूंगा। यहाँ पे है क्या एक्चुअल में
कि ये पूछ रहा है कि रियल थर्मोडायनेमिक साइकिल का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए रियल थर्मोडायनेमिक साइकिल का रियल टीडी लिख दे रहा हूँ, टीडी मतलब थर्मोडायनेमिक साइकिल या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये जो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। डी क्यू अपॉन टी इज लेस देन 0। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये इसके लिए एक केस हो गया। दूसरा केस क्या हो जाएगा रिवर्सिबल साइकिल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन टी इजकल टू 0, ठीक है। ये हो जाता है रिवर्सिबल साइकिल के लिए इस केस में, ठीक है। ये वाला केस जो आता है सीधे सीधे ये पूछता है किस इस केस में क्या होगा, तो रिवर्सिबल साइकिल के लिए इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन टी इजकल टू 0 हो जाता है। और तीसरा केस जो होगा वो इम्पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन टी, तो ये इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर ये केस अगर आपको दिखे एंट्रोपी के केस में तो इम्पॉसिबल साइकिल हो जाएगा ये, और रिवर्सिबल साइकिल ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन टी इजकल टू 0, ठीक है, इंटीग्रेशन। और रियल थर्मोडायनेमिक साइकिल या फिर इरिवर्सिबल साइकिल के लिए, मतलब ये वाला ही लेते हैं हमेशा अपन कि इरिवर्सिबल प्रोसेस या रियल थर्मोडायनेमिक साइकिल का इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन टी इज लेस देन 0, ठीक है। तो ये कुछ वो हैं पॉइंट है, ये याद रखना, सीधे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए हीट इंजन इज सप्लाइड हीट एट द रेट ऑफ 30,000 जूल पर सेकेंड एंड गिव एन आउटपुट ऑफ 9 किलोवाट, द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ इंजन विल बी। थर्मल इफिशिएंसी आपको बतानी है, क्या आंसर होगा बताइए, सभी लोग जल्दी जल्दी करिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो डी क्यू है, ठीक है, क्यू जो दे रखा है आपको वो दे रखा है आपको कितना 30,000, ठीक है, 30,000 जूल पर सेकंड। अगर इसको हम किलोवाट में चेंज करेंगे तो हम इसमें 1000 का भाग देंगे, ठीक है, 1000 का हमने भाग दिया है इसके अंदर, तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 30 किलोवाट, ठीक है, ये हो जाएगा 30 किलोवाट। और यहाँ पे जो दे रखा है W, ठीक है, क्या दे रखा है आउटपुट जो दे रखा है, ठीक है, W दे रखा है वो 9 किलोवाट दे रखा है। ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब देखते हैं भाई जो थर्मल इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, थर्मल इफिशिएंसी ऑफ थर्मल क्या होता है, W अपॉन क्यू होता है ना, W अपॉन क्यू, ठीक है। ये हमेशा फॉर्मूला है एक थर्मल इफिशिएंसी का, W अपॉन W कितना हो गया 9 एंड Q कितना हो गया 30, ठीक है, इतना हो गया। हमेशा इफिशिएंसी जब निकालते हैं तो 100 का इसमें गुणा करते हैं इफिशिएंसी में हमेशा, क्योंकि वो परसेंटेज में दे रखा है उसने आंसर। तो ये देखो 0 से 0 हमने काट दिया, 3 त्रिका 9 और ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30%, ठीक है। कौन सा आंसर सही है इसका, 30% हो जाएगा ये सी आंसर, ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 देखेंगे। चार्ल्स लॉ स्टेट मतलब चार्ल्स लॉ क्या बताता है, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर में आप आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर का जो 11वें का है वो चार्ल्स लॉ को क्या मतलब क्या आंसर होगा इसका। देखिए P1 V1 इजकल टू P2 V2, दूसरा देखिए P1 अपॉन T1 इजकल टू P2 अपॉन T2, या फिर तीसरा देखिए P1 अपॉन V1 इजकल टू P2 अपॉन V2, और चौथा है V1 अपॉन T1 इजकल टू V2 अपॉन T2, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा 11 का वो डी हो जाएगा, ठीक है। 11 का जो आंसर है वो डी आंसर इसका हो जाएगा क्या, V1 अपॉन T1 इजकल टू V2 अपॉन T2, ठीक है। अब देखिए मैं आपको याद करने का तरीका बता दूँ क्या है, आप जैसे भूल जाते हैं चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है, या फिर उसके बाद आता है गैल-लॉच लॉ, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो देखो एक चीज़ है यहाँ पे, ये इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है, PV अपॉन T इजकल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में अगर T को कॉन्स्टेंट रख दें हम, ठीक है, T इजकल टू कॉन्स्टेंट अगर हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बॉयल्स लॉ हो जाएगा, बॉयल्स लॉ हो जाएगा। T अगर कांस्टेंट रख, अब T कांस्टेंट रखेंगे तो PV इजकल टू कांस्टेंट आएगा, PV इजकल टू कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, यही तो बचेगा, इतनी चीज़ तो बचेगी, ठीक है। या फिर P, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल 1/V लिख सकते हैं, ठीक है,
या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं P1 V1 इजकल टू P2 V2, क्योंकि ये इधर इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये लिख सकते हैं इसको। ये हो गया हमारा बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ के केस में हैशटैग लगा दे रहा हूँ बॉयल्स लॉ। अगर आपसे जैसे पूछ लिया जाए, आपको क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ पूछ लिया जाए, ठीक है, चार्ल्स लॉ, तो अगर चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। प्रेशर को अगर हमने कांस्टेंट रख दिया है यहाँ पे, तो चार्ल्स लॉ बन जाता है। अब प्रेशर को हम कांस्टेंट रखेंगे तो V/T तो बचेगा, V/T इजकल टू कांस्टेंट बचेगा। ठीक है, या फिर V प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा वो T हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल T हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं V1/T1 इजकल टू V2/T2, जो कि हमारा आंसर था अभी। ठीक है, ये हो गया। अब गेलुसाक लॉ, जैसे गेलुसाक लॉ आ जाए, हैं गेलुसाक की स्पेलिंग क्या है अभी, SAC, गेलुसाक लॉ आ जाए, तो गेलुसाक लॉ में हम देखो टेम्परेचर और कांस्टेंट रखा था तो बॉयल्स लॉ हो गया था। प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो ये हमारा हो गया कौन सा, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ठीक है, और यहाँ पे गेलुसाक जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, देखो वॉल्यूम जब कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पे, तो हमारा ये बन जाएगा गेलुसाक लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन कि V कांस्टेंट रखा तो P/T बचा, P/T इजकल टू कांस्टेंट बचा, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल T। ठीक है, P प्रोपोर्शनल T लिख सकते हैं, या फिर P1/T1 इजकल टू P2/T2, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये तीनों लॉ हो गए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखना है इसको कि हमें बस सिर्फ एक ही इक्वेशन याद करनी है, PV/T इजकल टू कांस्टेंट, उससे हम तीनों निकाल लेंगे, तुरंत निकल जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखेंगे क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डीजल इंजन। तो अदर नेम ऑफ डीजल इंजन क्या है, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द दिस। ठीक है, तो यहाँ पे डीजल साइकिल क्या हो जाएगा अभी बताइए, आंसर सभी लोगों को बताना है, क्या आंसर हो जाएगा। तो कांस्टेंट प्रेशर साइकिल हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। यहाँ पे देखते हैं हम डीजल साइकिल, पहले हम सब लोग देख लेते हैं पेट्रोल जो इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्या ऑल्सो कॉल्ड क्या क्या कहेंगे इसको, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोलेंगे। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद इसको स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोलते हैं। पेट्रोल इंजन को क्या बोलते हैं, स्पार्क, मतलब या फिर ऐसा ही होगा, SI का फुल फॉर्म क्या होगा, स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है, ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। अगर इसका हम ग्राफ देखें तो क्या पेट्रोल इंजन का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना 1 2 3 4 ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाएगा ये, और ये जो हो जाएगा P और V है, ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाए, ये और ये। ठीक है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गए और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी की बात करूँ, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, तो क्या हो जाएगा 1/R की पावर गामा -1। ठीक है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, एडियाबैटिक इंडेक्स होता है गामा, R होता है कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, R क्या होता है, R होता है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो
और पेट्रोल इंजन के लिए कंप्रेसर रेशियो जो रखा जाता है वो 6:10 रखा जाता है, ठीक है, 6:10 रखा जाता है कंप्रेशन रेशियो होता है। कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला होता है वो VS प्लस VC होता है, मतलब टोटल वॉल्यूम अपॉन किलेंस वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब हम डीजल इंजन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज़ और बता दूँ मैं, यहाँ पे आर और गामा बढ़ाएंगे तो इफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, इस केस में। और आर गामा और आर इसको बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, आर को भी बढ़ा रहे हैं, कंप्रेशन रेशियो को हम बढ़ा रहे हैं, तो इफिशिएंसी होगी वो क्या हो जाएगी भाई, वो भी बढ़ेगी, ठीक है। ये केस पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, तो इसको याद रखना। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए भाई डीजल इंजन में देखते हैं। डीजल इंजन में क्या है कि इसको हम बोलते हैं CI इंजन। CI मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ठीक है। और ये जो वर्क करता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है। किस पे करता है? वर्क्स ऑन कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और ये हो गया इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे, पीवी देख लो, ठीक है, पीवी डायग्राम इस तरीके से, और ये ठीक है, 1 2 3 4। देखिए ये पीवी हो गया, ये देखो ये जो लाइन होती है नीचे ऐसे करके ऐसे जाएंगे तो ये वॉल्यूम की लाइन हो जाती है। ये पी है तो ये वाली पी प्रेशर की लाइन हो जाएगी। तो ये जो प्रेशर हो गया एक वॉल्यूम होगा, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 कांस्टेंट मतलब एक हो गया तुम्हारा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक हो गया कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा एक हो जाएगा यहाँ पे क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम, और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाएंगे, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डीजल साइकिल होता है तो ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है। और 1 कांस्टेंट प्रेशर होता है, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, मतलब 4 प्रोसेस होते हैं इसमें भी 4 होते हैं, मतलब 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इस एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो मैं आपको बता दूं, देखो कैसे। डीजल साइकिल एफिशिएंसी देखो, पहले तो ये एफिशिएंसी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ऑटो साइकिल की। तो 1 माइनस आर की पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रो माइनस 1 लिख देंगे, बट्टे में रो माइनस 1 लिख देंगे, यहाँ पे गामा चढ़ा देंगे, यहाँ पे गामा चढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो रो है वो कट ऑफ रेशियो है, कट ऑफ रेशियो, ठीक है। गामा आइडियोबैटिक इंडेक्स होगा, आर होगा कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल से काफ़ी पूछा जाता है, और इफ़िशिएंसी भी पूछी जाती है। अगर बात करूँ मैं सेम कंप्रेशन रेशियो पर, ठीक है, ये पेट्रोल इंजन है, ये डीजल इंजन है, और सेम कंप्रेशन रेशियो जो होगा ना, तो पेट्रोल इंजन की इफिशिएंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डीजल इंजन। सेम डिफरेंट कंप्रेशन रेशियो और पूछा जाए, डिफरेंट कंप्रेशन रेशियो तो डिफरेंट हो गया ना फिर तो उसका डीजल इंजन के केस में ज़्यादा होगी इफिशिएंसी, ठीक है। ये पूछा जाए कभी तो इफिशिएंसी की बात करिए तो डीजल इंजन की इफिशिएंसी ज़्यादा होगी डिफरेंट कंप्रेशन रेशियो पे। कंप्रेशन रेशियो पर चीज़ें सारी डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ये डिटेल में हमें पढ़ना है अच्छी तरीके से। यहाँ कंप्रेशन रेशियो और भी बता दूँ मैं, डीजल इंजन की कंप्रेशन रेशियो होता है वो 15 से 25 होता है, ठीक है। CR लिख दे रहा हूँ, कंप्रेशन रेशियो ये होता है 15 से 25, 15 to 25। और डुअल इंजन की बात करूँ मैं, यहाँ पे आगे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डुअल इंजन में जो होता है वो होता है 12 से 16 लगभग। तो ये कुछ वेरी भी करता है, देखो कभी कभी आपको 17 से 28 भी दे देता है, या फिर 16 से मान लो 24 दे दिया, तो यही लगाओगे आप, ठीक है। कुछ यही नहीं है कि एक्यूरेट आपको 15 से 25 ही उसमें एग्जामिनेशन में दे दिया जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर हम समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखिए, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज इन्वर्जन ऑफ। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में जो इन्वर्जन होते हैं वो क्या क्या होते हैं? क्रॉस स्लाइडर क्रैंक चेन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन एंड क्वाड्रिक चेन चतुर्थ चेन, या फिर डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। ये लिखा है, तो क्या होते हैं अभी बताइए, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बताइए भाई क्या आंसर होगा? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में क्या आंसर होगा? तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन होता है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन होता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में। अब देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो आपको फिगर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए ये आंसर हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन का 13 का हो जाएगा बी आंसर। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट टाइप की, ये आपका क्या है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन है, ठीक है। ये एक इंजन है, आपको दिख रहा होगा, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक है, ये सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर हो गया यहाँ पे लिंक 2 हो जाएगी ये, और ये लिंक 2 हो जाएगी, ये लिंक 3 हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की लिंक को हम फिक्स करके एक इन्वर्जन बनाते हैं, कोई एक नई चीज़ बना देते हैं, ठीक है, नया मैकेनिज्म बना देते हैं हम, ठीक है। तो उसी में क्या है कि अगर हम सिलेंडर को फिक्स करें, अगर ये वाली लिंक को फिक्स करें, ठीक है, सिलेंडर मतलब लिंक 1 सिलेंडर फिक्स, और इसको फिक्स कर दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकेटिंग इंजन और कंप्रेसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे याद रख लेना, ये आता है सीधे सीधे, रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड कंप्रेसर, ठीक है, ये बन जाएगा अगर इसको हम लिंक को फिक्स करेंगे। दूसरी लिंक क्या है? अगर हम क्रैंक को फिक्स करें तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बन जाएगा। क्रैंक को अगर इसको अगर फिक्स कर दें हम, ठीक है, क्रैंक लिंक 2 CRANK क्रैंक फिक्स, इसको हम फिक्स करें तो यहाँ पे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बन जाएगा, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हो जाएगा। या फिर आपका रेडियल इंजन, ठीक है, रेडियल इंजन, ये चीज़ बन जाएंगी, ठीक है। अब इसको हम कनेक्टिंग रॉड को अगर हम फिक्स करें, ठीक है, लिंक 3 को फिक्स करेंगे, कनेक्टिंग रॉड, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे देखिए, तो क्या बन जाएगा? क्रैंक अगर फिक्स करेंगे तो स्लाइडर लीवर मैकेनिज्म या फिर ऑसिकुलेटिंग सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है, ऑसिकुलेटिंग सिलेंडर, जो दोलन करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, देखो इस तरीके से, ठीक है, जानते होंगे, इस तरीके से हो गया, तो यहाँ पे हो गया। और अगर हम, ये चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट डेटा है, कुछ मैंने आपको जो करा दिया है वो काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके पेपर के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है? इफ़ एन अनकंस्ट्रेंड स्टील बार इज हीटेड यूनिफॉर्मली देयर डेवलप्स, यदि किसी व्यवरोधहीन इस्पात के रॉड को समान रूप से तापित किया जाता है तो वहाँ उत्पन्न होता है। देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ पे क्या है, इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा। देखो कोई भी एक रॉड है, ठीक है, कोई भी एक रॉड है या कोई बार है, ठीक है, ये फ्रीली यहाँ पे इसको क्या करा जाता है? हीट किया जाता है, तो क्या होगा? इसमें कोई स्ट्रेस नहीं होगा, इसमें क्या होगा? नो स्ट्रेस, क्योंकि इसमें हमने दोनों तरफ से फिक्स नहीं करा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक रॉड है, इसको क्या करा? यहाँ से फिक्स किया, और यहाँ पे क्या करा? इसको दिया हीट,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा। क्या होगा, PRESSIV, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, एक रॉड लिया, एक और इसको फिक्स किया यहाँ पे दोनों तरफ से, और इसमें क्या है, टेंसाइल फोर्स लगा दिया, इसको हीट दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये 3 केस हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, वो मैं आपको बता दूं, ये बनता है अल्फा डेल्टा TE। ठीक है, क्या बनता है, अल्फा डेल्टा TE, ये फॉर्मूला बनता है थर्मल स्ट्रेस के केस में। ठीक है, याद होगा, अल्फा डेल्टा TE। तो ये थर्मल स्ट्रेस के केस में ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ समझ में आ गया होगा ये। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इफ द रेशियो G/E, तो यहाँ पे देखिए G/E का रेशियो आपको दे रखा है 0.4, 0.4 दे रखा है। आपको पॉइजन रेशियो पूछ रहा है, पॉइजन रेशियो। और पॉइजन रेशियो जो होता है इसको हम 1/m से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे 3 फॉर्मूले लगते हैं, आपको पता होगा, मैंने बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ। एक तो होता है E = 2G, E = 2G 1 + μ, E = 3K 1 - 2 μ, एंड E = 3K, E = 9kg/3K + G। ठीक, और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है G। ठीक है, K बल्क मॉडुलस होता है और E होता है यंग मॉडुलस। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे तो हम क्या लगाएंगे, E = 2G 1 + μ लगा देंगे। यहाँ पे E = 2G 1 + μ, जो दे रखा है G/E का वैल्यू दे रखा है, तो E/G हम यहाँ पे करेंगे, G इधर लेके आएंगे, 2 1 + μ का μ हम यहाँ से निकालेंगे। अब देखिए 0.4 दे रखा है, 0.4 को हम अगर यहाँ पे 0.4 को अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, 10 बढ़ाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 2/5 आ गया 0.4 का मतलब। ठीक है, तो E/G बराबर यहाँ पे रखूँगा मैं, तो यहाँ पे देखो ये आ गया, ये जो वैल्यू है ना वो G/E का है। अगर मैं यहाँ पे E/G का वैल्यू रख दूंगा तो 5/2 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, G = 2 E = 5। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे रख दूंगा तो E/G का वैल्यू ये हो जाएगा। तो मैंने ऐसे रख दिया, यहाँ पे क्या रखा, 5/2 = 2 1 + μ। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, यहाँ से μ का वैल्यू निकालना है तुमको। ठीक है, μ का वैल्यू निकालना है। ओके, ठीक है, तो 5 यहाँ पे ये 2 का इधर आ जाएगा, 4 हो जाएगा 1 + μ, और 4 का भाग दोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8, 1.2 = 1 + μ। अब ये 1 है ना, वो माइनस हो जाएगा, 1.2 - 1 = μ। तो 1.2 में तो ये करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो μ का वैल्यू जो आ जाएगा 0.2, ये आंसर आपका हो जाएगा, जो आंसर है ऑप्शन नंबर A। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये फॉर्मूले आप याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 16 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नॉन एज डेड वेट टाइप गवर्नर। तो डेड वेट टाइप गवर्नर क्या होगा भाई, पोर्टर गवर्नर है, वाट गवर्नर है, हार्टनेल गवर्नर है, पिकरिंग गवर्नर है। तो पिकरिंग गवर्नर है, ग्रामोफोन में यूज किया जाता है, आपको सभी को पता है। ठीक है, पोर्टर गवर्नर जिसपे हम वजन रखा जाता है, जिसपे वेट डेड वेट रखा जाता है, वो पोर्टर गवर्नर होता है। ठीक है, ये बात सबको पता होगी, पढ़ा होगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा पोर्टर गवर्नर। तो गवर्नर जो होता है, गवर्नर जो होता है GOVERNORS। थोड़ा भाई आज एडजस्ट कर लेना, थोड़ा लाइट का सिस्टम सही नहीं है, मैं इसको सही करूँगा। बोर्ड पे थोड़ा क्लीन भी नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आज के लिए, मैं देखता हूँ। तो गवर्नर्स होता है, वो क्या करता है, इंजन में भेजे जाने वाले फ्लूइड को कंट्रोल करता है।
ठीक है। गवर्नर एक ऐसी डिवाइस होती है, ये क्या होती है, डिवाइस होती है एक, ये एक डिवाइस होती है। ये क्या करती है, इंजन में जो भेजे जाने वाले जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब पेट्रोल या डीजल, पेट्रोल या डीजल जो भी फ्लूइड हो गया, ठीक है, उसको भेजे जाने वाले जो फ्लूइड होता है उसको कंट्रोल करती है। मतलब अगर इंजन की स्पीड अगर बढ़ रही है तो फ्लूइड होगा वो बढ़ जाएगा, इंजन की स्पीड अगर घट रही है तो फ्लूइड की जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ पे इम्पोर्टेंट। अब देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आज मेरे पास कपड़ा ही है पहुँचने के लिए। देखो गवर्नर का क्लासिफिकेशन बहुत पूछा जाता है, तो गवर्नर का क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा भाई, देखो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है एक इनर्शिया गवर्नर होता है। ठीक है, टू टाइप में डिवाइड होते हैं, देखो यहाँ पे बता दूं मैं। सेंट्रीफ्यूगल होता है, एक इनर्शिया होता है। एक मिनट रुकना। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होगा, इनर्शिया टाइप गवर्नर हो गया। ठीक है, पेंडुलम हो गया और स्प्रिंग लोडेड। ये जो सेंट्रीफ्यूगल है वो पेंडुलम किस में डिवाइडेड हो जाते हैं, एक तो पेंडुलम हो जाता है, पेंडुलम गवर्नर हो जाता है, एक स्प्रिंग गवर्नर हो जाता है, स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गए। अब यहाँ पे ये दो टाइप में डिवाइडेड हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। अब यहाँ पे जो है ना पेंडुलम जो गवर्नर है वो तीन टाइप में डिवाइड हो जाता है, वाट गवर्नर, पोर्टा गवर्नर, प्रोएल गवर्नर। ठीक है, ये तीन टाइप में डिवाइड होगा। तीन टाइप में कौन सा, वाट गवर्नर, वाट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वाट गवर्नर, यहाँ पे वाट गवर्नर होगा, पोर्टर गवर्नर हो गया, प्रोएल गवर्नर, पोर्टर हो गया, प्रोएल हो जाएगा। ठीक है, प्रोएल गवर्नर हो गया। ठीक है, अब ये जो स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है ये कितने फाइव टाइप में डिवाइडेड होते हैं, कितने टाइप में, फोर टाइप में डिवाइडेड होते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, हार्टनेल, विल्सन हार्टनेल। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बैठ के भाई, ठीक है, आराम से लिख दे रहा हूँ। हार्टनेल, विल्सन हार्टनेल, विल्सन हार्टनेल हो गया, एक हार्टिंग हो गया और एक पिकरिंग होगा। ठीक है, हार्टिंग और एक पिकरिंग हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से कि जो गवर्नर होता है वो दो टाइप में डिवाइड करे जाते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, एक इनर्शिया गवर्नर। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होते हैं वो टू टाइप में डिवाइड करे जाते हैं, एक पेंडुलम होता है, एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। यहाँ पे पेंडुलम गवर्नर होते हैं वो तीन टाइप में डिवाइड करे जाते हैं, वाट गवर्नर, पोर्टा गवर्नर, प्रोएल गवर्नर। और स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर होते हैं वो फोर टाइप में डिवाइड करे जाते हैं, हार्टनेल गवर्नर, विल्सन हार्टनेल और हार्टिंग और पिकरिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि टाइप ऑफ गवर्नर। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑल स्टील हैव द लोअर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ। देखिए लोअर क्रिटिकल पॉइंट होता है तुम्हारा कितना होगा भाई, 723 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 723 डिग्री सेल्सियस होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। और स्टील के बारे में अगर पढ़ना है तो आप क्या करना, स्टील बाई क्या डालोगे, देखो स्टील बाई MRK स्टडी, पूरा स्टील के बारे में वीडियो निकल जाएगा, बहुत स्पेशली मैंने वीडियो बनाया स्टील का, उसमें सारी टाइप की स्टील करा दी है। ठीक है, मटेरियल साइंस से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सेल एग्जामिनेशन में आपको क्लियर बता दूं, सेल एग्जामिनेशन में आपको प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल साइंस तो ये तो अच्छा कर ही लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल
रॉकवेल हार्डनेस जो टेस्ट होता है वो क्या किस लिए यूज होता है, ठीक है। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इंडेंटर, दंतुरक के अंतर्वेशन की गहराई, सरफेस एरिया एंड आइडेंटेशन एंड प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ आइडेंटेशन एंड हाइट ऑफ रीबाउंड। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ आइडेंटर, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन जो हो जाएगा ए, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ आइडेंटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। सेकंड 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन के स्टील के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता है, मतलब किस में पूछ रहा है, स्टील में, ठीक है। तो स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, ठीक है भाई। तो देखो 2% से ज़्यादा, ठीक है। अगर 2% से ज़्यादा की बात करूं, 2% से ज़्यादा की बात करूंगा तो आयरन बनेगा, ठीक है, आयरन बन जाएगा। और 2% से अगर कम में रखता हूं तो स्टील बनेगी। बस ये मोटा मोटा याद कर लो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो कार्बन, इसका आंसर जो होगा वो 0.1% टू 1.5% तक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टाइप अलग अलग टाइप की आती हैं, डेड स्टील आती है, ठीक है। कौन सी आती है, डेड स्टील, डेड स्टील हो गया, लो कार्बन स्टील हो गई, लो कार्बन स्टील हो गई, मीडियम कार्बन स्टील हो जाती है, मीडियम कार्बन स्टील हो गई, और उसके बाद हाई कार्बन स्टील हो गई। यहाँ पे डेड स्टील होती है, जो डेड माइल्ड स्टील होती है वो 0.15% कार्बन होती है इसमें, ठीक है, 0.15% कार्बन। उसके बाद लो कार्बन स्टील आ जाती है, 0.15 से लेके 0.15 से लेके 0.45, ठीक है। उसके बाद देखिए 0.45 से लेके 0.8, 0.45 से लेके 0.8, ये कुछ अलग भी डेटा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन याद रखना 0.2% से कम ही होती है स्टील में। 0.8 से लेके परसेंट टू यहाँ पे 1.5%, ठीक है। ये होगी हाई कार्बन स्टील। तो ये डेटा याद रखना, और क्यों चेंज भी हो जाता है, ये मैं सोचना कि सर ने ये लिखा दिया है और पेपर में कुछ अलग आया, तो आ भी सकता है थोड़ा बहुत चेंज, तो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। और मैंने स्टील वाले जो वीडियो है उसमें अच्छी तरीके से बता भी दिया है कि एग्जामिनेशन में कैसे पूछा जाता है, और क्वेश्चन भी करा दिए हैं बहुत सारे स्टील के, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें क्या कह रहा है, इस पर गियर विद द पिच सर्कल डायमीटर हैज नंबर ऑफ टीथ, द मॉड्यूल एम इज डिफाइंड एज। तो मॉड्यूल का आंसर क्या होगा, एम इजकल टू डी अपॉन टी, एम इजकल टू टी अपॉन डी, एम इजकल टू पाई डी अपॉन टी, एम इजकल टू डी अपॉन टी, ठीक है। देखिए क्या होगा, मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ पे जो मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल जैसे आपके पास आपको गियर दे रखा है, ठीक है। गियर में कैसे बनाऊं, एक तो ये मार्कर नहीं चल रहा है आज, इसको ऐसे बना दे रहा हूँ अभी, फिर मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सही बनाने की। ये मान लो एक गियर बन गया, ठीक है। इसका डायमीटर ये हो गया डी, डायमीटर दे रखा है, और क्या दे रखा है, डायमीटर हो गया, और नंबर ऑफ टीथ है ना वो टीथ हो गए, ठीक है। टीथ दे रखे हैं टी, मॉड्यूल पूछा है आपको, मॉड्यूल को हम एम से नोट करते हैं, छोटे स्मॉल एम से, और मॉड्यूल, ठीक है, डी अपॉन टी होता है, ये हो गया डी अपॉन टी। सर्कुलर पिच होती है पी सी, सर्कुलर पिच होती है वो पाई डी अपॉन टी होती है, ठीक है। एक डायमीटर पिच होती है पी डी, वो होती है कितनी, टी अपॉन डी। अब यहाँ पे एक चीज देखना, मॉड्यूल जो है एम टी अपॉन डी है, देखो मैंने कैसे याद किया, मॉड्यूल डी आता है ना बीच में, तो डी ऊपर आएगा, डी अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद कर लो मॉड्यूल। और
डायमीटर पिच होगी वो टी अपॉन डी, इसकी उल्टी हो जाएगी डायमीटर पिच, टी अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है। सर्कुलर पिच है वो पाई अपॉन डी, पाई डी अपॉन टी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल एंड डायमीटर पिच इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए मॉड्यूल, अगर मैं मॉड्यूल लूंगा इनटू अगर पी डी लूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मॉड्यूल कितना है टी डी अपॉन टी इंटू पी डी कितना है टी अपॉन डी। तो देखो डी से डी कट गया, टी से टी कट गया, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल एंड डायमीटर पिच का जो वो होता है प्रोडक्ट, वो 1 आता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया है बहुत बार, ठीक है। तो भाई देखिए मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद फुल एक्सप्लेनेशन कराया है मैंने, ठीक है। तो भाई अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, ठीक है। और शेयर भी कर सकते हैं, जिन लोगों का एग्जामिनेशन है उनको भी एक फ़ायदा हो जाएगा, देख लेंगे वो भी, उन लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है आपको अच्छी तरीके से पढ़ाने की। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, सर और भी वीडियो बता दो या और वीडियो बना दो, ठीक है। तो स्पेशली भी वीडियो हैं, अगर आप डालोगे ना और किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना है तो भाई MR की स्टडी डाल के देखना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।